वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं का व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में हमारा टॉपिक है कारक और विभक्ति। कारक और विभक्ति का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने कारक के भेद पढ़े। इसके पहले भागों में हमने अलग अलग उदाहरणों के द्वारा कारक किसे कहते हैं यह पढ़ा। अब हम पढ़ रहे कारक के भेद अर्थात प्रकार। तो कारक के कुल मिलाकर 8 प्रकार है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इसके पहले भागों में हमने कर्ता कारक और कर्म कारक विस्तार के साथ पढ़ लिया है। अब आप मुझे बताएंगे कि कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी है? कौन सी है? ने। वेरी गुड। तो कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने। और कभी कभी वाक्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। और कर्म कारक की विभक्ति क्या होगी? को। और कौन से वाक्यों के साथ को यह विभक्ति नहीं होती? हमने देखा कि निर्जीव शब्दों के साथ कोई इस विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अब इसके अगले प्रकार करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अन्य प्रकारों को हम अलग अलग उदाहरणों के द्वारा विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अब कारक के प्रकारों में से तीसरा प्रकार करण कारक। यहाँ पर मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। इन उदाहरणों को सबसे पहले हम समझते हैं। पहला उदाहरण है, हम बस से आगरा पहुंचे। दूसरा उदाहरण है, लड़के ने पेंसिल से चित्र बनाया। तीसरा उदाहरण है, उसने डाक द्वारा पुस्तकें भेजी। देखो यहाँ पर मैंने अलग अलग 3 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है कि हम बस से आगरा पहुंचे। देखो यहाँ पर पहुंचने की क्रिया हो रही है और संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। लेकिन देखो हम आगरा पहुंचे, लेकिन किसके द्वारा हम आगरा पहुंचे हैं? बस से। तो यहाँ पर बस इसका साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो बस यह साधन है एक स्थान से उनको आगरा पहुंचाने का। दूसरा उदाहरण देखते हैं, लड़के ने पेंसिल से चित्र बनाया। इस वाक्य में भी देखो चित्र बनाने की क्रिया हो रही है और किसने बनाया है? लड़के ने। अब लड़का यह शब्द क्या है? संज्ञा अर्थात कर्ता। कर्ता क्रिया। लेकिन देखो लड़के ने चित्र बनाया, लेकिन किसके माध्यम के द्वारा बना रहे हो? किसके द्वारा बना रहे हैं? कौन से साधन का प्रयोग किया गया है? तो पेंसिल से। पेंसिल इस साधन का प्रयोग किया गया है। अब अगला उदाहरण देखते हैं, उसने डाक द्वारा पुस्तकें भेजी। तो इसमें भी देखो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। भेजना, पुस्तकें भेजने की क्रिया हो रही है। यहाँ पर भेजना यह क्रिया है। लेकिन देखो उसने पुस्तकें भेजी, लेकिन किसके माध्यम से? डाक के माध्यम से। तो डाक यह साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार जिन वाक्यों में साधनों के रूप में करण या कारक का प्रयोग होता है उस समय वह करण कारक कहलाता है। और इसमें देखो बस से, पेंसिल से, डाक द्वारा, इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि साधनों का प्रयोग किया गया है। कि देखो यहाँ पर जो रेखांकित अंश है बस, पेंसिल और डाक का प्रयोग यह साधन के रूप में हुआ है। अर्थात इनकी सहायता क्रिया अर्थात कार्य से हुई है, इसलिए इनके रूप को हम क्या कहेंगे? करण कारक। अब देखिए आप मुझे बताइए कि अब करण कारक हमने समझ लिया है। अब इसमें कौन से करण कारक की विभक्ति कौन सी हो सकती है? कि जैसे कि देखो बस से, पेंसिल से, डाक द्वारा, यह क्या है? करण कारक है। लेकिन उनकी विभक्तियां कौन सी है?
बताइए जल्दी से। वेरी गुड। और एक ही विभक्ति है इसकी, दूसरी भी है, कौन सी है? द्वारा। वेरी गुड। कैसे पहचाना आपने कि कारक बस इस कारक शब्द के साथ क्या हुआ है? से। और डाक द्वारा, इसमें द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने तुरंत समझ लिया कि करण कारक की विभक्ति कौन सी है? से और द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? करण कारक। तो ये करण कारक की डेफिनेशन है। क्या होगी डेफिनेशन? कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है, कि जैसे कि बस के द्वारा, बस ये साधन है, पेंसिल, तो यह साधन के रूप में जब प्रयोग किया जाता है, ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे? करण कारक। अब करण कारक की विभक्ति चिन्ह कौन से हैं हमने देखा? से और द्वारा। तो इस प्रकार करण कारक की डेफिनेशन देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। अब देखते हैं कारक का अगला भेद। चौथा भेद है संप्रदान कारक। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, हम उदाहरणों के द्वारा संप्रदान कारक को समझते हैं। पहला उदाहरण है, यह जगह स्कूल के लिए सुरक्षित है। दूसरा है, माँ मुन्ने के लिए खिलौने लाई। तीसरा है, राजा ने सेनापति को पुरस्कार दिया। अब देखो, इन वाक्य को अगर हम प्रश्न में पूछते हैं तो उनके कौन से आंसर मिलते हैं देखते हैं। कि पहला अगर वाक्य से संदर्भित हम प्रश्न पूछते हैं कि जगह होने की क्रिया, देखो यह जगह स्कूल के लिए सुरक्षित है, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि स्कूल के लिए यह शब्द क्या है? किसी स्थान की, किसी जगह होने की क्रिया हो रही है। उसी प्रकार माँ मुन्ने के लिए खिलौने लाई, तो मुन्ने के लिए यह भी किसके? खिलौने लाने की क्रिया हो रही है। किसके लिए? मुन्ने के लिए। उसी प्रकार तीसरा वाक्य है, राजा ने सेनापति को पुरस्कार दिया। किसको पुरस्कार दिया गया है? सेनापति को। तो पुरस्कार देने की क्रिया हो रही है, लेकिन किसको? सेनापति को। तो देखो यहाँ पर सुरक्षित जगह कौन सी है? स्कूल के लिए। फिर खिलौने, माँ खिलौने लाई है, क्रिया हो रही है खिलौने लाने की। किसके लिए लाए गए हैं? मुन्ने के लिए। उसी प्रकार राजा ने पुरस्कार दिया है, पुरस्कार देने की क्रिया हो रही है। किसको पुरस्कार दिया गया है? सेनापति को। तो इस प्रकार इन वाक्यों में स्कूल के लिए, मुन्ने के लिए और सेनापति को, इसे हम संप्रदान कारक कहेंगे। और देखो अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि कौन सा विभक्ति चिन्ह होगा? के लिए। वेरी गुड। और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह एक तो मिल गया के लिए, दूसरा कौन सा है? को। कैसे? सेनापति को। वेरी गुड। अब और भी हम उदाहरणों के द्वारा समझते हैं इसको। तो देखो, जब हमने जो उदाहरण अब देखे उनमें जो वाक्यांश दिए गए हैं, रेखांकित किए गए, उन व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं। इस प्रकार दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द उन व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराते हैं जिनके लिए क्रिया हुई है। जैसे कि माँ खिलौने ला रही है, किसके लिए? मुन्ने के लिए। उसी प्रकार पुरस्कार दिया जा रहा है, तो मतलब क्रिया हो रही है, लेकिन जिसके लिए हो रही है वो, जिसके लिए क्रिया होती है उसे किसके लिए होती है? वो संप्रदान कारक के लिए। तो ये रेखांकित गए जो शब्द है उसे हम संप्रदान कारक कहेंगे। तथा संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होगी? को और के लिए। तो इस प्रकार संप्रदान कारक की परिभाषा देखते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है और जिससे कुछ दिया जाता है
उसका बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के जो रूप होते हैं उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। कि देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है या किसी को कुछ दिया जाता है या किससे लिया जाता है, तो ऐसे कारक के प्रकार को हम क्या कहेंगे? संप्रदान कारक। तो देखो हम हर जो कारक के प्रकार पढ़ रहे हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ हिंट मिल रही है। जैसे कि कर्ता कारक में कर्ता होना चाहिए, कर्म कारक में कर्म होना चाहिए वाक्य में, उसी प्रकार संप्रदान कारक में क्या होना चाहिए कि उस वाक्य में एक दूसरे को कुछ देने की क्रिया होनी चाहिए। तो ऐसे कारक को हम संप्रदान कारक कहेंगे। अब देखते हैं अगला प्रकार अपादान कारक। अब यहाँ पर मैंने अलग अलग उदाहरण दिए हैं कि पहला उदाहरण है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है पंडित जी ने लिफाफे से रुपए निकाले। तीसरा उदाहरण है लड़का गांव से शहर जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम प्रश्न पूछते हैं कि अगर पहले वाक्य से संदर्भित हम प्रश्न पूछते हैं कि पत्ते किससे गिरते हैं, पत्ते किससे गिरते हैं, ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर क्या हमें मिलता है? पेड़ से। पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं? पेड़ से। तो देखो पत्तों का गिरना यह क्या हो रहा है? पेड़ से अलगाव का हमें बोध करा रहा है, अलग होना, अलगाव का हमें यहाँ पर बोध हो रहा है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य क्या है कि पंडित जी ने लिफाफे से रुपए निकाले। अब देखो रुपए, पंडित जी ने रुपए किससे या कहां से निकाले, तो उसका उत्तर क्या आता है? लिफाफे से। तो देखो लिफाफे से रुपयों का अलगाव हो रहा है, एक दूसरे से दूर हो रहे। तो इसमें भी देखो लिफाफे से यह शब्द अलगाव का बोध करा रहा है। उसी प्रकार तीसरा वाक्य है लड़का गांव से शहर जाएगा। अगर इस वाक्य में अगर हम प्रश्न पूछते कि लड़का कहां से शहर जाएगा, तो इसका उत्तर क्या आता है? गांव से। तो देखो लड़का गांव से अलग होकर शहर जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर अलगाव का हमें बोध हो रहा है। तो इस प्रकार वाक्य में जब वस्तु या व्यक्ति का अलगाव होने का बोध होता है तो वह होगा अपादान कारक। समझ में आया कि देखो क्या हिंट दिया हमने कि अलगाव होने का बोध हो रहा है, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो। तो जहां पर अलगाव का बोध हो तो ऐसे वाक्य हमेशा अपादान कारक होते हैं। अब मुझे जल्दी से बताइए अपादान कारक की चिन्ह कौन से होंगे, विभक्ति चिन्ह कौन से लगेंगे? पेड़ से, लिफाफे से, गांव से, तो क्या है? विभक्ति चिन्ह से। वेरी गुड। तो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह रहेगा से। तो इस प्रकार यहाँ पत्तों का पेड़ से, रुपयों का लिफाफे से और लड़कों का गांव से अलग होना सूचित होता है। तो रेखांकित शब्दों को हम क्या कहेंगे? अपादान कारक कहते हैं। और अपादान कारक की विभक्ति क्या रहेगी? से। अब इसको हम डेफिनेशन में देखते हैं। इसकी परिभाषा होगी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के अलग होने का बोध हो। मैंने कहा था ना कि अलगाव हो रहा है, कि व्यक्ति गांव से दूर जा रहा है, व्यक्ति हो या वस्तु, कि रुपए लिफाफे से दूर हो रहे, कि अलगाव दिखाई दे रहा है। तो जहां पर क्रिया के अलग होने का बोध हो वह हमेशा अपादान कारक रहेंगे। तो बच्चों इस प्रकार हमने कारक के भेदों में उसके अगले भेद कर्ता कारक, कर्म कारक, फिर संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक देख लिए हैं और उसको अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमने विस्तार के साथ पढ़ा तथा उनके कौन सी विभक्ति का चिन्ह होता है यह भी हमने विस्तार के साथ पढ़ लिया है। अब इसके अगले प्रकारों को हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे इसके अगले भागों में। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।